हेलो एवरीवन, वेलकम टू सक्सेस विद राय एकेडमी। 7 जनवरी 2021 के दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण को आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले अपनी मोटिवेशनल लाइन को देख लेते हैं। जितना हो सके अपने मन को मारें, क्योंकि यही एकमात्र ऐसी चीज है जो हमें आगे बढ़ने नहीं देती है। बात बिल्कुल सही है कि जितना आप देखिए, आपका मन जितना लालच करेगा आप उतना ही भ्रमित होंगे। हो सकता है कि आप पढ़ रहे होंगे तो आपका गाना सुनने का यानी कि म्यूजिक सुनने का मन करेगा, या फिर कहीं जाने का मन करेगा, दोस्तों से मिलने का मन करेगा, सोशल मीडिया चलाने का मन करेगा, फोन में यूट्यूब देखने का मन करेगा। कई ऐसी चीजें होती हैं जो आपको डिस्ट्रैक्ट करती हैं, लेकिन आपको इन सब से बचना है। आप जितना अपने मन को वश में रखेंगे या अपनी जितनी इच्छाओं को यानी कि जो आपको पढ़ाई से दूर ले जाती हैं उनको जितना आप मारेंगे उतना ही आपके लिए बेहतर होगा। देखिए, आप ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आप किसी चीज से बिल्कुल दूर हो जाइए। जितने भी सफलतम व्यक्ति हैं उन्होंने भी ये बोला है कि किसी चीज से बिल्कुल दूरी बनाने की जरूरत नहीं है। अगर आप सोशल मीडिया यूज करते हैं तो सीमित समय के लिए करिए। आप जितना सीमित समय के लिए उसका यूज करेंगे वो उतना उपयोगी होगी आपके लिए। तो इसमें स्पष्ट बोला गया है कि आप अपने मन को थोड़ा नियंत्रित करें और पढ़ाई पर ज्यादा ध्यान दें। चलिए अब नेशनल न्यूज से शुरू करते हैं। 3 नेशनल न्यूज है हमारे लिए। पहली न्यूज है कि मोदी ने मेहनत से हासिल किया प्रधानमंत्री पद। अब ये बात कहां से आई है? ये बात आई है पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी की आत्मकथा द प्रेसिडेंशियल ईयर्स 2012-2017 से। इसमें इन्होंने प्रधानमंत्री मोदी के कार्यों को की सराहना करते हुए इसके बारे में लिखा है। नेक्स्ट न्यूज है वैक्सीन के लिए कई देशों को भारत से उम्मीद। अब जैसा कि भारत में बता दिया गया है कि वैक्सीन अब कभी भी वितरण योजना चालू हो सकती है, यानी कि वैक्सीन लगाया जा सकता है। इसमें अब जो दूसरे देश हैं वो भारत की तरफ निर्यात की दृष्टि से यानी कि भारत उन्हें निर्यात करेगा ऐसी दृष्टि से वे देख रहे हैं, क्योंकि इससे पहले भी HQ और पैरासीटामोल जैसी दवाएं भारत निर्यात करता रहा है। तीसरी न्यूज है कि 5 राज्यों में बर्ड फ्लू केंद्र ने राज्यों को किया सतर्क। 5 राज्यों में बर्ड फ्लू एक आपदा की तरीके घोषित लगभग हो चुका है। केरल ने तो इसे आपदा घोषित कर दिया है, लेकिन और भी 5 राज्यों टोटल 5 राज्यों में जो फैल रहा है उसे आपदा घोषित करना ही पड़ेगा। तो और इस न्यूज में क्या है, बर्ड फ्लू होता क्या है, कैसे फैलता है, क्या बचाव है, इन सब की जानकारी हम आगे इस न्यूज में लेंगे। तो पहली न्यूज से शुरू करते हैं। मोदी ने मेहनत से हासिल किया पद। प्रणब मुखर्जी, जिनका देहांत पिछले वर्ष यानी कि 31 अगस्त 2020 को हो गया था, उन्होंने अपनी द प्रेसिडेंशियल ईयर्स 2012-17 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ काम करने के अपने अनुभवों को बेबाकी से पेश किया है। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काम करने का तरीका पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह से कैसे अलग रहा। 2014 में मोदी के नेतृत्व में भाजपा की भारी जीत प्रणब मुखर्जी जनता की जीत मानते हैं। अब जैसा कि उन्होंने बताया कि जो मनमोहन सिंह है उन्हें ये चीज समझ में आ गई थी कि जो पद है उनका वो उतना स्ट्रांग नहीं रह गया है, मजबूत नहीं रह गया, क्योंकि वे कोई भी फैसला लेने में उतने सक्षम नहीं थे जितना मोदी सक्षमता अपनी दिखाते हैं। मोदी को विदेश नीति की जटिलताओं को बहुत जल्द समझने वाला बताते हुए प्रणब मुखर्जी ने कहा कि 2014 के शपथ ग्रहण समारोह में पाकिस्तान के तत्कालीन प्रधानमंत्री नवाज शरीफ के साथ सार्क देशों के सभी राष्ट्राध्यक्षों को आमंत्रित करने के फैसले पर उन्होंने तत्काल सहमति दे दी थी। मुखर्जी ने प्रधानमंत्री के रूप में मोदी को विदेशी कूटनीति में एक नई परंपरा की शुरुआत का श्रेय दिया है। मुखर्जी के अनुसार 2014 में आम चुनाव में मोदी के नेतृत्व में भाजपा के सामने कांग्रेस देश के किसी भी हिस्से में नहीं ठहर सकती। एक तरीके से उन्होंने पूरी तरीके से कांग्रेस को ही जिम्मेदार ठहराया है, नकारा है और प्रधानमंत्री मोदी के कार्यों की सराहना की है। हो सकता है कुछ कांग्रेसियों को यह बुक अच्छी ना लगे। नेक्स्ट न्यूज है कि वैक्सीन के लिए कई देशों को भारत से उम्मीद। जैसे जैसे डेट अब पास आ रही है, लोगों की उम्मीदें, सरकार की जो जिम्मेदारी है वो सब अब बढ़ते जा रही है। वैक्सीन को लेकर कोरोना से जो वैश्विक जंग है उसमें भारत भी पूरी दृढ़ता से लड़ रहा है। भारत की भूमिका महत्वपूर्ण इसलिए भी है क्योंकि पैरासीटामोल और हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन यानी कि HCQ दवा की तरह दुनिया के कई देश अब भारत से कोरोना वैक्सीन लेने की उम्मीद कर रहे हैं। कई देशों ने तो सरकारी स्तर पर भारत से संपर्क साधना भी शुरू कर दिया है।
भारत में वैक्सीन लगने की औपचारिक शुरुआत के माह भर के भीतर भारत सरकार वैक्सीन निर्यात की इजाजत दे सकती है। फिलहाल यह निर्यात सरकारी स्तर पर होगा। भारत सरकार के कहने पर वैक्सीन बनाने वाली कंपनियां तय मात्रा में दूसरे देशों को वैक्सीन की आपूर्ति करेंगी। कोरोना से जंग में भारत की तरफ से 50 से अधिक देशों को पैरासीटामोल, HCQ व अन्य दवाओं की आपूर्ति की गई है। अगर जो उम्मीद की बात करें तो उसमें पाकिस्तान भी भारत की तरफ बड़ी उम्मीद से देख रहा है कि उसे भी ये वैक्सीन मिल सकती है। फार्मा उद्योग सूत्रों की अगर माने तो कोरोना वैक्सीन को लेकर पाकिस्तान भी भारतीय फार्मा जगत के संपर्क में कोशिश कर रहा है, और नाम लेकिन नहीं बताया गया है कि कौन सी ऐसी पाकिस्तानी फार्मा सेक्टर की कंपनी है जो ऐसा संपर्क साधने की कोशिश कर रही है। 41 शहरों में आज से यानी कि थर्सडे से बृहस्पतिवार से 41 शहरों में पहुंचाई जाएगी 2 करोड़ वैक्सीन, और कल फिर से पूर्वाभ्यास होगा। कोरोना वैक्सीन लगाने से पहले 8 जनवरी को उत्तर प्रदेश व हरियाणा को छोड़ पूरे देश के सभी जिलों में एक बार फिर टीकाकरण का पूर्वाभ्यास किया जाएगा। यह जानकारी बुधवार को स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने दी है। जिस तरीके से जो सेकेंड स्टेज जो है कोरोना का, जो स्ट्रेन नाम से है, वो अब 40 देशों में पहुंच गया है। ब्रिटेन अभी तक सिर्फ ब्रिटेन में था, लेकिन अब वो फिलहाल में 40 देशों में पहुंच गया है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कहा है कि ब्रिटेन में मिला कोरोना वायरस का नया स्ट्रेन अब तक 41 देशों तक पहुंच गया है। 14 दिसंबर 2020 को ब्रिटेन ने नए स्ट्रेन के बारे में जानकारी दी थी। नया स्ट्रेन 70% अधिक संक्रामक है। अमेरिका के 4 प्रांतों कैलिफोर्निया, फ्लोरिडा, कोलोराडो और न्यूयॉर्क में भी नए स्ट्रेन से ग्रसित मरीजों की संख्या पाई गई है। नेक्स्ट न्यूज है 5 राज्यों में बर्ड फ्लू, केंद्र ने राज्यों को किया सतर्क। अब देखिए, एक नई जो बीमारी है, आप कह सकते हैं वायरस है, ये फैल रहा है, और ये पहली बार नहीं है, इससे पहले भी ये आपदा के रूप में सामने आ चुका है, बर्ड फ्लू। देश के 5 राज्यों में बर्ड फ्लू फैलने का खतरा मंडराने लगा है। राजस्थान, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, केरल ने तो इसकी पहुंचने की पुष्टि कर दी है। सभी राज्यों को इसके प्रसार को रोकने के लिए सतर्कता बरतने को कहा गया है। सर्दी का मौसम शुरू होने के साथ ही देश में आने वाले विदेशी प्रवासी पक्षियों के मार्फत बर्ड फ्लू के वायरस के पहुंचने की आशंका व्यक्त की गई है। केरल, राजस्थान, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश में इसकी पुष्टि हो चुकी है, और हरियाणा में हजारों पक्षियों के मरने की सूचना के बाद अब उनका सैंपल लेकर उसकी जांच की जा रही है। सभी राज्यों को भेजे गए दिशा निर्देशों में कहा गया है कि अपने यहाँ चिड़ियों व मुर्गियों की असामान्य रूप से मौतों को गंभीरता से लें, ताकि बर्ड फ्लू की आशंका से निपटने में मदद मिले। चतुर्वेदी ने कहा कि 2006 के सितंबर से भारत बर्ड फ्लू मुक्त देश घोषित हो चुका था। उसके बाद यह पहली बार ऐसा हुआ है जो इतनी बड़ी संख्या में केसेस आ रहे हैं, लेकिन अभी तक मनुष्य में इसके फैलने की पुष्टि नहीं की गई है। और अब आपको बर्ड फ्लू के बारे में पता होना चाहिए। बर्ड फ्लू होता क्या है? देखिए, बर्ड फ्लू एक वायरल इन्फेक्शन है जिसे एवियन इन्फ्लुएंजा भी कहते हैं। ये एक पक्षी से दूसरे पक्षी में फैलता है। बर्ड फ्लू का सबसे जानलेवा स्ट्रेन H5N1 होता है। H5N1 वायरस से संक्रमित पक्षियों की मौत भी हो सकती है। ये वायरस संक्रमित पक्षियों से अन्य जानवरों और इंसानों में भी फैल सकता है, और इनमें भी ये वायरस इतना ही खतरनाक होता है। इंसानों में बर्ड फ्लू का पहला मामला 1997 में हांगकांग में आया था। उस समय इसके प्रकोप की वजह पोल्ट्री फार्म में संक्रमित मुर्गियों को बताया गया था। 1997 में बर्ड फ्लू से संक्रमित लगभग 50% लोगों की मौत हो गई थी। ये बीमारी संक्रमित पक्षी के मल, नाक के स्राव, मुंह की लार या आंखों से निकलने वाले पानी के संपर्क में आने से होता है। अगर हम ये बात करें कि होता किन पक्षियों में है, तो बर्ड फ्लू प्रवासी जलीय पक्षियों, खासतौर से जंगली बतख से प्राकृतिक रूप से फैलता है। इन जंगली पक्षियों में ये वायरस घरेलू मुर्गियों में फैल जाता है। जंगली पक्षियों से ये बीमारी सुअरों और गधों तक भी फैल सकती है। साल 2011 तक ये बीमारी बांग्लादेश, चीन, मिस्र, भारत, इंडोनेशिया और वियतनाम में फैल चुकी थी। अब अगर हम ये बात करें कि इंसानों में ये फैलता कैसे है, तो बर्ड फ्लू इंसानों में तभी फैलता है जब
किसी संक्रमित पक्षी के संपर्क में वह आया हो। ये करीबी संपर्क हो सकता है, या फिर उनके जैसे आप चिकन वगैरह कुछ लोग खाते हैं, अगर उस में वो बर्ड फ्लू के लक्षण है तो ये फैल सकता है। तो ये अभी सब राज्य मतलब पूरे भारत में नहीं फैला है, सिर्फ 5 राज्य ऐसे हैं जहां पर ये फैला है, वो 5 राज्य आपको बता दिए गए हैं। तो ये नेशनल न्यूज थी 3। अब नेक्स्ट पेज पर आते हैं, इंटरनेशनल पेज। 2 इंटरनेशनल न्यूज है। पहली न्यूज है कि श्रीलंका का विश्वसनीय सहयोगी है भारत, और ये स्टेटमेंट दिया है एस जयशंकर ने, जो कि हमारे विदेश मंत्री हैं और फिलहाल में वो श्रीलंका की यात्रा पर गए हैं। यात्रा पर नहीं गए हैं, और वर्चुअल बैठक के दौरान ये बातचीत हुई है। दूसरी न्यूज है, सीरिया में रासायनिक हथियारों के मुद्दे पर समाधान निकले, ये स्टेटमेंट दिया है भारत ने, और ये स्टेटमेंट दिया है भारत के स्थायी प्रतिनिधि टीएस तिरुमूर्ति ने, जो यूएन में भारत के स्थायी प्रतिनिधि हैं। पहली न्यूज देख लेते हैं क्या है। श्रीलंका का विश्वसनीय सहयोगी है भारत। भारत और श्रीलंका अब कोविड महामारी के बाद की स्थिति में अपने संबंधों में विस्तार की ओर देख रहे हैं। महामारी से द्विपक्षीय संबंधों में कोई फर्क नहीं पड़ा है। हम द्विपक्षीय संबंधों के विकास के लिए वचनबद्ध हैं। भारत श्रीलंका का विश्वसनीय सहयोगी है, और यह बात भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अपने श्रीलंकाई समकक्ष दिनेश गुणवर्धना के साथ संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में कही है। जयशंकर ने 2020 में दोनों देशों ने वर्चुअल बैठकों के माध्यम से कई अहम निर्णय लिए थे। दोनों देशों के प्रधानमंत्रियों ने इसी तरह की एक बैठक करके संबंधों के विकास की आधारशिला रखी थी। नेक्स्ट न्यूज है, सीरिया में रासायनिक हथियारों के मुद्दे पर समाधान निकले, ये स्टेटमेंट दिया है भारत ने। सीरिया में रासायनिक हथियारों के इस्तेमाल के आरोप पर भारत ने कहा है कि इसका राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए। अगर देखिए राजनीतिकरण होता है तो उससे कोई समस्या का समाधान तो नहीं निकलेगा, और बल्कि कई गलतफहमियां और टकराव की उम्मीदें बढ़ जाती हैं। बेहतर होगा कि मामले में सभी संबंधित पक्षों से वार्ता करके इसका समाधान निकाला जाए। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सीरिया में रासायनिक हथियारों के मामले पर बैठक में भारत के स्थानीय प्रतिनिधि टीएस तिरुमूर्ति ने यह बात कही है। उन्होंने कहा कि सीरिया में आतंकवादी दशकों से चले आ रहे संघर्ष का फायदा उठा रहे हैं और अपने को मजबूत कर रहे हैं। अब भारत ने एक पहल की है कि अफ्रीका को सुरक्षा परिषद में जगह मिले। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता के लिए अपनी लड़ाई लड़ रहे भारत ने इसके अफ्रीका को भी प्रतिनिधित्व देने की मांग की है। बुधवार को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के सदस्यों के बीच आयोजित एक परिचर्चा में हिस्सा लेते हुए विदेश सचिव हर्ष श्रृंगला ने भारत की तरफ से अफ्रीकी देश को दी जाने वाली मदद के बारे में बताया। तो ये 2 न्यूज थी इंटरनेशनल पेज की। अब नेक्स्ट पेज है बिजनेस पेज। बिजनेस पेज में 3 न्यूज है हमारे लिए। पहली न्यूज है कि बजट में इस बार आम करदाताओं को राहत देने की जरूरत है। जैसा कि आपको बताया गया है कि 29 जनवरी 2021 से बजट सत्र शुरू हो रहा है। नेक्स्ट है स्पेक्ट्रम की बोली 1 मार्च से। 5 फरवरी तक कंपनियों को दाखिल करना होगा आवेदन। और थर्ड न्यूज है हमारी, सेवा क्षेत्र की विकास दर हुई सुस्त। पहली न्यूज से शुरू करते हैं। स्पेक्ट्रम की बोली 1 मार्च से। जैसा कि आपको पता होगा कि भारत का सबसे बड़ा घोटाला 2G स्पेक्ट्रम था, मतलब सबसे बड़े घोटालों में से कह सकते हैं आप। और उसकी भरपाई, देखिए भारत में घोटाले तो होते हैं लेकिन उसकी भरपाई का कोई रास्ता नहीं है कि जो क्षति पहुंची है भारत सरकार को, वित्त मंत्रालय को, भारत की अर्थव्यवस्था को, उसका कोई भी खामियाजा उन घोटालेबाजों को नहीं भुगतना पड़ता है। ये सबसे गलत प्रावधान है भारत का, मान सकते हैं। अब स्पेक्ट्रम की बोली 1 मार्च से फिर से होगी, तो इसमें छठे दौर की स्पेक्ट्रम नीलामी 1 मार्च से शुरू हो रही है। दूरसंचार विभाग DOT ने एक सूचना जारी कर इसकी जानकारी दी है। इसके तहत करीब 3.92 लाख करोड़ रुपए मूल्य के स्पेक्ट्रम की नीलामी होनी है। भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण ट्राई द्वारा स्पेक्ट्रम के आधार मूल्य की गणना और अनुशंसाओं के 2 वर्षों बाद यह नीलामी हो रही है। इससे पहले स्पेक्ट्रम नीलामी 4 वर्ष पहले हुई थी। सूचना के मुताबिक विभाग 12 जनवरी को नीलामी पूर्व कॉन्फ्रेंस आयोजित कर रहा है। टेलीकॉम कंपनियां स्पेक्ट्रम नीलामी से संबंधित नवीनतम सूचना से जुड़ा हुआ कोई भी स्पष्टीकरण 28 जनवरी तक मांग सकती है। केंद्रीय कैबिनेट ने पिछले वर्ष 17 दिसंबर को अगले दौर की स्पेक्ट्रम नीलामी को भी मंजूरी दी थी। इसके तहत
2251.25 मेगाहर्ट्ज स्पेक्ट्रम की नीलामी होनी है, जिनका आधार मूल्य 3.92 लाख करोड़ रुपए का रखा गया है। यह नीलामी 7 फ्रीक्वेंसी बैंड्स में होगी। इनमें 700 मेगाहर्ट्ज, 800 मेगाहर्ट्ज, 900 मेगाहर्ट्ज और 2100, 2300 मेगाहर्ट्ज और 2500 मेगाहर्ट्ज शामिल है। नेक्स्ट न्यूज है, बजट में इस बार आम करदाताओं को राहत देने की जरूरत। देखिए, कोविड यानी कि कोरोना काल जिसे बोल सकते हैं, उसमें सबसे अगर ज्यादा कोई परेशान हुआ तो वो मध्यम वर्ग और गरीब तबका है। बहुत से लोगों ने होम लोन ले रखा था, बहुत से लोगों की ईएमआई किस्त चल रही थी। उसके बाद कोरोना काल आया, प्राइवेट सेक्टर में लोगों की नौकरियां गईं, उनके पास ईएमआई का देने का संकट आया। भारत सरकार ने बहुत हद तक मदद भी करी। 6 महीने के लिए आपके पास ऑप्शन था कि आप अपनी ईएमआई को रोक सकते हैं। लेकिन अब जब एक तरीके से लॉकडाउन पूरी तरह से भारत में खत्म हो चुका है, उसके बाद क्या, अब जो एक आम आदमी होता है, सबसे जो आम करदाता होता है, उसे सबसे उम्मीद बजट में इसी बात से होती है कि उसकी कर स्लैब में, टैक्स स्लैब में छूट मिलेगी। तो इसी उम्मीद से जो आने वाला बजट है, उससे उम्मीद की जा रही है। अगस्त 2020 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पारदर्शिता कराधान मंच का उद्घाटन करते हुए कहा था कि सरकार ईमानदारों से कर का भुगतान करने वालों के सम्मान की व्यवस्था करेगी। इससे पहले 2017 में उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव जीतने के बाद नई दिल्ली स्थित भाजपा मुख्यालय में अपने पहले भाषण के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने न्यू इंडिया का मंत्र देते हुए आम करदाताओं का विशेष ध्यान रखने की बात कही थी। बाद में सरकार ने आयकर अधिनियम में भारी बदलाव के उद्देश्य से नया डायरेक्ट टैक्स कोड बनाने के लिए एक समिति भी गठित की थी और इसकी रिपोर्ट भी अगस्त 2019 में आ गई, लेकिन अब तक इसकी सिफारिशों पर भी कदम नहीं उठाए गए। जानकारों का कहना है कि इकोनॉमी की मौजूदा स्थिति को देखते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने के समक्ष मौका है कि वह आयकर अधिनियम में भी बड़े सुधार करें और आम जनता को टैक्स के बोझ से कुछ राहत दे। नेक्स्ट न्यूज है, सेवा क्षेत्र की विकास दर हुई सुस्त। देश के सेवा क्षेत्र में विस्तार की गति मंद पड़ी है। बीते वर्ष दिसंबर में इंडिया सर्विसेज बिजनेस एक्टिविटी इंडेक्स घटकर 52.3 पर आ गया, जो नवंबर में 53.7 था। इस सूचकांक पर काम करने वाली संस्था IHS मार्केट का कहना है कि बिक्री में सुस्ती और नई भर्तियों पर विराम लगने की वजह से सेवा क्षेत्र के प्रदर्शन पर असर पड़ा है। दिसंबर में बिक्री की विकास दर 3 महीनों के निचले स्तर पर रही, जिससे सेवा क्षेत्र के लिए सकल सूचकांक भी इतने ही महीनों के निम्न स्तर पर आ गया। हालांकि इन तीनों महीनों में सूचकांक 50 से ऊपर रहा। तो ये बिजनेस पेज की 3 न्यूज थी। नेक्स्ट पेज है हमारा एडिटोरियल पेज। एडिटोरियल पेज में पहला आर्टिकल है हमारा, समाधान में समस्या यहां पर होगा खोजता विपक्ष। कोरोना वैक्सीन की उपलब्धि पर सवाल उठाकर विपक्षी नेता सरकार या प्रधानमंत्री का नहीं बल्कि विज्ञानियों का ही अपमान कर रहे हैं और इसी पर लिखा गया आर्टिकल, और यह आर्टिकल लिखा है राजनीतिक विश्लेषक एवं वरिष्ठ स्तंभकार प्रदीप सिंह द्वारा। दूसरा आर्टिकल है हमारा, चीन से नए खतरे की दस्तक। ब्रह्मपुत्र पर प्रस्तावित नए विशाल बांध का चीन भारत के खिलाफ वाटर बम की तरह इस्तेमाल कर सकता है। इसी पर लिखा गया आर्टिकल, और यह आर्टिकल लिखा है वरिष्ठ पत्रकार और सेंटर फॉर हिमालयन एशिया स्टडीज एंड एंगेजमेंट के चेयरमैन विजय क्रांति द्वारा। तीसरा आर्टिकल है हमारा, किसान नेताओं का रवैया। जिस तरीके से किसान नेता अपनी जिद पर अड़े हुए हैं, उसी पर लिखा गया है ये आर्टिकल। तो पहले आर्टिकल से शुरू करते हैं, समाधान में समस्या खोजता विपक्ष। देखिए, होता क्या है कि समस्या में समाधान खोजा जाता है कि अगर कोई समस्या आ गई तो उसका समाधान खोजा जाए। अब जब भारत में कोरोना के बाद एक बहुत बड़ा समाधान आ गया है कि हम कोरोना वैक्सीन उन लोगों तक पहुंचाएं जो इस समय कोरोना से लड़ रहे हैं, स्वास्थ्यकर्मी हमारे, डॉक्टर, नर्स, सफाई कर्मी या फिर पुलिस वाले या फिर वो जो 50 से अधिक उम्र के गंभीर बीमारियों से जूझ रहे हैं। तो ऐसे में विपक्ष को सरकार का सहयोग अगर नहीं भी देना था, क्योंकि आप विपक्ष में हैं, अगर आप सहयोग नहीं कर सकते हैं तो आप कम से कम उन वैज्ञानिकों का तो सम्मान करें जो इसमें दिन रात एक किए हुए हैं, दिन रात वैक्सीन को लाने के लिए जूझ रहे हैं कि उसकी सफलता से कई लोगों की जान बचाई जा सके। तो ये विपक्ष का एक बहुत ही शर्मनाक चेहरा है जो जनता के सामने आ रहा है। भारतीय राजनीति एक विचित्र
दौर से गुजर रही है। सत्तारूढ़ दल और विपक्ष के बीच सार्थक संवाद की गुंजाइश ही नहीं रह गई है। असल में संवाद के लिए जरूरी है कि बात तर्कों और तथ्यों के आधार पर हो। तर्क और तथ्य के बिना की गई धारणा के आधार पर अव्वल तो बहस मुश्किल है, हो सकता है कि वो बेनतीजा भी रहे। ऐसा नहीं है कि देश में कोई सत्तारूढ़ दल पहली बार इतना ताकतवर हुआ है। कांग्रेस लंबे समय तक इस देश पर एक छत्र राज्य करता रहा। केरल में पहली वामपंथी सरकार बनी तो बहुमत होते हुए भी उसे बर्खास्त कर दिया गया। संविधान के अनुच्छेद 356 का जितना दुरुपयोग कांग्रेस ने किया उतना अन्य दलों ने सभी सरकारें मिलकर भी नहीं कर सकती हैं। भाजपा के लोकसभा में पूर्ण बहुमत पाते ही राजनीतिक ही नहीं देश नीति के सारे नियम बदल गए। आजादी के बाद से सत्तारूढ़ दल और विपक्ष के एक अघोषित समझौता था कि राष्ट्रीय सुरक्षा और विदेश नीति पर देश एक स्वर में बोलेगा। ऐसा नहीं है कि तब विपक्षी दल इन मुद्दों पर सरकार की आलोचना या विरोध नहीं करते थे, बस उन्हें अपनी लक्ष्मण रेखा का एहसास था। विपक्ष में केवल कांग्रेस ही दिशाहीन नहीं है, उसमें अखिलेश यादव जैसे नेता भी हैं। उन्हें कोरोना वैक्सीन में ऐसी देसी वैज्ञानिकों की मेहनत नहीं बल्कि भाजपा का अक्स दिखता है। यह तो सरकार का विरोध भी नहीं है, इसे दिमागी दिवालियेपन का सबूत माना जा सकता है। जैसा कि अखिलेश यादव ने स्टेटमेंट दिया था कि जो कोरोना वैक्सीन है भारत की, वो इंसान को नपुंसक बना सकती है और वो भाजपा की वैक्सीन है, ऐसा उन्होंने स्टेटमेंट दिया था। देखिए, वैज्ञानिक जो होते हैं वो न भाजपा के हैं, न कांग्रेस के हैं, न सपा के हैं। वे अगर कोई चीज कर रहे हैं, कोई कार्य कर रहे हैं, तो वो सिर्फ देश के लिए कर रहे हैं। वैक्सीन से उन्हें कोई फायदा नहीं होने वाला है। वो जिनके लिए कार्य कर रहे हैं उनकी पेमेंट तो उनको वैसे भी मंथली मिलेगी। तो ऐसी क्षुद्र राजनीति से नेताओं को बचना चाहिए। असल में विपक्षी दलों की पूरी आस इसी पर टिकी है कि किसान संगठनों और सरकार के बीच कोई समझौता ना हो। एक बहुत बड़ा मुद्दा मिला है विपक्ष को, सरकार के बीच कोई समझौता ना होने पाए। विपक्ष की हालत यह हो गई है कि समस्या के समाधान में उसकी रुचि ही नहीं रह गई है। वह समाधान में समस्या खोजता है, उसे समस्या में ही अपनी राजनीतिक भविष्य दिखता है। इसलिए किसानों के मामले का हल नहीं निकल रहा है और ना ही निकलने के आसार दिख रहे हैं। बात सरकार तक सीमित नहीं है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला इस आधार पर सही और गलत ठहराया जा सकता है कि सरकार के विरोध में जिस तरीके से विपक्ष बोल रहा है वो देश हित में है या नहीं। नेक्स्ट आर्टिकल है कि चीन से नए खतरे की दस्तक। उर्दू के मशहूर शायर मुजफ्फर इस्लाम रज़मी का एक शेर है कि ये जब्र भी देखा है तारीख की नजरों ने, लम्हों ने कथा की थी, सदियों ने सजा पाई। इसे अगर भारत चीन के रिश्तों को परिभाषित करने के लिए इस्तेमाल किया जाए तो उसके बाद ही शायद कुछ कहने को बचेगा। 1951 यानी कि 1951 में भारत ने जिस तरह से आंख मूंद कर चीन को तिब्बत पर अधिकार करने दिया था, उसका खामियाजा भारत अगर हम देखें तो पूरे 365 दिन भुगतता है। उस समय उन्होंने अनदेखी करी कि चीन तिब्बत पर अधिकार करना चाहता है, भारत ने इग्नोर किया। अब क्या है कि चीन जब हिमालय क्षेत्र को पार करके अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम जैसे क्षेत्रों में आ जाता है, तब भारत डोकलाम, तो इनमें फिर अब भारत को दिक्कत होती है। और पहले भी अगर देखा जाए तो जो कोरोना से चीन ने भारत को ही नहीं पूरे विश्व को परेशान किया है, उसके बाद अब एक ऐसी योजना बना रहा है जिससे भारत को बहुत ज्यादा दिक्कत होने वाली है। चीन ने भारत के खिलाफ एक नई तरह के हमले का बिगुल बजा दिया है। चीनी कम्युनिस्ट पार्टी ने घोषणा की है कि चीन तिब्बत की नदी यारलुंग सांगपो, जिसका भारतीय नाम है ब्रह्मपुत्र, पर भारत की सीमा से ठीक 30 किलोमीटर पहले एक सुपर डैम बनाने जा रहा है। इसकी क्षमता चीन और दुनिया के सबसे बड़े डैम थ्री गॉर्जेस डैम से भी 3 गुना होगी। अब आप समझ सकते हैं कि कितना बड़ा डैम होगा। इस पर संभावित खर्च का अनुमान इस बात से ही लगाया जा सकता है कि 2006 में निर्मित थ्री गॉर्जेस डैम की बिजली क्षमता 22.5 गीगावाट थी। इस पर 31.7 अरब डॉलर, लगभग 2300 अरब डॉलर खर्च हुए थे। तिब्बत के अंतिम छोर पर प्रस्तावित नए डैम को अगर भारतीय संदर्भ में देखा जाए तो कहा जा सकता है कि इसकी बिजली उत्पादन क्षमता भाखड़ा नांगल डैम से 111 गुना और भारत की सबसे बड़ी पनबिजली परियोजना टिहरी डैम के मुकाबले 27 गुना अधिक होगी। यानी यह चीनी परियोजना भारत की सबसे बड़ी 5 पनबिजली परियोजनाओं की कुल क्षमता से भी 9 गुना अधिक होगी। चीन इस इलाके में अभी ऐसी 2 और परियोजनाओं के लिए भी तैयारी कर रहा है। सोचिए, आर्टिकल के सिर्फ इतने छोटे से
पैराग्राफ में ही सब कुछ स्पष्ट हो गया है कि चीन करना क्या चाहता है और भारत उससे कितना पीछे है। अब अगर ये डैम बन जाता है तो भारत, जाहिर सी बात है कि ब्रह्मपुत्र नदी के बहाव और जो भारत की तरक्की है बिजली को लेकर, सिंचाई को लेकर, उसमें कहीं ना कहीं कोई ना कोई अवरोध जरूर आएगा। इसके अलावा चीन एक और षड्यंत्रकारी योजना पर काम कर रहा है। वह इस डैम से पैदा हुई बिजली का इस्तेमाल करके पंपों और नहरों की मदद से ब्रह्मपुत्र के पानी को चीन के दूर इलाकों की ओर मोड़ देगा। इस तरह की कुछ और योजनाएं भी चीन पहले से कर रहा है, जिनका लक्ष्य वहां से निकलने वाली दूसरी कई नदियों के पानी को अपने उन इलाकों की ओर मोड़ना है जहां पानी की कमी है। इन योजनाओं का सीधा असर म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया और वियतनाम समेत 10 देशों पर पड़ेगा। इनमें से अधिकांश देश चीन की इस दादागिरी से परेशान हैं। अब सवाल उठता है कि भारत इन देशों के साथ चीन के खिलाफ संयुक्त मोर्चा बनाने का साहस कब जुटा पाता है। नेक्स्ट आर्टिकल है हमारा किसान नेताओं का रवैया। देखिए ये आर्टिकल लगभग इस समय डेली अगर हम देखें तो अल्टरनेट तो बोल ही सकते हैं कि आता ही आता है। किसान आंदोलन जारी रहने पर सुप्रीम कोर्ट का चिंतित होना स्वाभाविक है। हालांकि उसने बातचीत से मामले को सुलझाने की अपेक्षा व्यक्त की है, लेकिन ऐसा होने का आसार कम ही है। इसका कारण है कि किसान नेताओं का अड़ियल रवैया। इसके बावजूद जिद पर अड़े हैं कि केंद्र सरकार कृषि कानून में को पूरी तरीके से वापस ले ले। तो ये केंद्र सरकार बात करने के लिए तैयार है। वो किसानों को आमंत्रित कर रही है कि आपको जिन बिंदुओं पर आपत्ति है आप उन्हें बता दीजिए, हम उन पर संशोधन करने के लिए पूरी तरीके से तैयार हैं। यानी कि एक तरीके से आपकी मांग हम मानने को तैयार हैं कि आप जो संशोधन चाहते हैं वो हम कर दें। लेकिन किसान इस बात पर अड़े हुए हैं कि नहीं, हमें पूरा ही कृषि कानून ही खत्म करवाना है। ये पूरी लड़ाई सिर्फ और सिर्फ एमएसपी की है। जो किसानों को भ्रमित किया गया है कि आपको एमएसपी मंडी जो व्यवस्था है वो खत्म हो जाएगी, बिचौलिए एक तरीके से और बढ़ जाएंगे, आप ये प्राइवेट सेक्टर हावी हो जाएगा, किसान सरकार अनाज लेना बंद कर देगी। ये सिर्फ और सिर्फ विपक्ष की अफवाह है। इसका सीधा मतलब है कि उनका जो किसानों का इरादा है वो सरकार को नीचा दिखाना है, अपनी मांग को जबरदस्ती मनवाना है। अब आगे क्या होगा ये तो बाद में पता चलेगा, लेकिन विपक्ष इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाता जा रहा है। सबसे बड़ी भूमिका निभाई पंजाब सरकार ने, जिन्होंने किसानों को भड़काया और दिल्ली की तरफ रुख करने के लिए उन्हें उकसाया। उसका परिणाम यह हुआ कि अब दिल्ली ही नहीं देश भर से किसान, सॉरी पंजाब ही नहीं देश भर से किसान अब दिल्ली की तरफ पहुंच रहे हैं और बड़ा आंदोलन करने की फिराक में हैं। कल स्टेटमेंट ये आया था कि हम 26 जनवरी को ट्रैक्टर की परेड निकालेंगे अगर ये कानून वापस नहीं लिया गया। तो देखिए जितनी भी ये भाषाएं बोली जा रही हैं इसमें सिर्फ और सिर्फ एक अड़ियल रवैया देखने को मिल रहा है। चलिए नेक्स्ट पेज है हमारा स्पोर्ट्स पेज। स्पोर्ट्स पेज में एक न्यूज है और वो न्यूज है कि बीसीसीआई 1400 करोड़ रुपए से भी ज्यादा का बोर्ड बना। अब इस न्यूज में देखिए लिखा गया है कि दुनिया का सबसे धनी क्रिकेट बोर्ड बीसीसीआई वित्त वर्ष 2018-19 के अंत तक 14,489 यानी कि करोड़ रुपए के साथ एक विशाल क्रिकेट बोर्ड बन चुका है और अब उसने अपनी वित्तीय क्षमता में 2,597 करोड़ रुपए और जोड़ लिए हैं। यह आंकड़ा हालिया बैलेंस शीट के अनुसार है। बैलेंस शीट के अनुसार आईपीएल 2018 के संस्करण के दौरान बीसीसीआई को 4,017 करोड़ रुपए से अधिक की आय हुई, जो कि 2,407 करोड़ रुपए है। बैलेंस शीट अभी भी सार्वजनिक नहीं है, जबकि 2019-20 का खाता भी अभी तैयार नहीं है। देखिए बीसीसीआई पहले भी सबसे महंगा बोर्ड माना जाता था क्रिकेट बोर्ड में, जितने भी क्रिकेट बोर्ड है, और सबसे बड़ी हिस्सेदारी अगर आईसीसी में देखी जाए तो भारतीय बोर्ड की ही है। इसमें नई जान तब और मानी जा रही जब से सौरव गांगुली इसके बीसीसीआई के अध्यक्ष बने हैं। तो ये अध्यक्ष या कोई भी बोर्ड तभी सफल होता है जब उसी क्षेत्र का कोई व्यक्ति उसमें आए, तभी उस बोर्ड की सफलता और सुनिश्चित होती है। सौरव गांगुली के बारे में पूरा देश जानता है, क्रिकेट जगत से जुड़े हुए जितने भी देश हैं सभी जानते हैं कि वे एक सफल कप्तान है भारत के। तो जाहिर सी बात है कि इसमें कोई आश्चर्य नहीं है कि 14,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा का बोर्ड भारत बन गया है।
तो ये आज का यानी कि 7 जनवरी 2021 का दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण था। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।